अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आइनी बेंच ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही को मुश्किल में डाल दिया है। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किल या दिक्कत यह है कि आइनी बेंच ये कह रहा है कि जो हसास इदारों के सरबराहान हैं उनसे इंडोर्समेंट लेके दी जाए, और इदारों के सरबराहान से ये इंडोर्समेंट लेके दी जाए। ख़ासतौर पे जो हसास इदारे हैं, ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि उनसे कहें कि वो अपनी जो सियासी मुदाखलत है उसको बंद करें। यानी कोई भी हसास इदारे का अफसर, कोई सरबराह पॉलिटिकली इंटरवीन नहीं करेगा, मुदाखलत नहीं करेगा, इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा अहम मामला इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये वाजे कर दिया है कि अगर ये मामला टेकअप होगा और आगे चलेगा तो फिर हुकूमत को इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल के अदालत के रूबरू पेश करना पड़ेगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है। और तीसरा, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ 9 मई के ऊपर यही है कि उस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उस मामले पर जो एतराज़ात थे आइनी बेंच ने वो दूर कर दिए हैं, और इस इशू को, यानी इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है कि 9 मई की जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। अच्छा, वन बाय वन इन सारे मामलात के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और साथ ही जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है, जिस पर मैंने आज सुबह के व्लॉग में बताया था कि उसको शक भरी नज़र से देखा जा रहा है, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उलझन में डाला है वफाकी हुकूमत को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह इस्तफसार किया कि हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। क्या इमरान खान के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत का मामला है, हुकूमत चाहती है कि इसको आगे लेके चले? हुकूमत इस केस को अगर चलाना चाहती है तो अटॉर्नी जनरल बोले कि हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस लिया तो बानी पीटीआई को यहां भी पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत लेकर आए, क्योंकि अगर ये इस मामले को चलाने में संजीदा है और सीरियसली टेकअप करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रही कि आईनी बेंच किस तरफ चल निकला है। यानी आईनी बेंच और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मामलात बनाए गए हैं, वो कभी कुछ चीज़ें ऐसे लगता है जैसे तहरीक इंसाफ के हक़ में है, कुछ चीज़ें हुकूमत के हक़ में, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में है। पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारी मामलात ऐसे हैं जो जो लगता ये है कि वन साइडेड नहीं है। चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए भी उलझन है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उलझन है। इसी तरीके से इमरान खान की जो 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त है, बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर हुई है, और आईनी बेंच ने एतराज़ात भी दूर कर दिए हैं। और केस दोबारा लगने पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये कहते हैं कि जो उठाए गए सवालात हैं उस पर मुतमईन भी करना होगा। अब ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी तायीद है, जीत है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई का मामला जो है उस पर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आपने कर दिए। सबसे पहले तो वो ट्रायल जस्टिफाइड नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है, और ज़ाहिर है इस पर भी अभी अदालत से मशरूत है, अदालती फैसले से, और मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे बढ़ के ये कि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, शफाफ तहकीकात हो, इम्पार्शल इंक्वायरी हो, और सारे के सारे मामला। अब तो 9 मई से बढ़ के आगे उन्होंने जो 26 नवंबर वाली बात है, 26 नवंबर की भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आईनी बेंच है जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में, उसने खुफिया इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली है कि ये जो पॉलिटिकल विंग्स है, सियासी जो विंग है खुफिया इदारों के अंदर, जैसे हम आईएसआई के अंदर बात करते हैं कि एक ऐसा विंग है जो पॉलिटिकली मामलात को देखता है। और ज़ाहिर है ये हमारी अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इसकी इब्तिदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, माफ़ कीजिएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सबसे पहले इस बात को इनिशिएट किया था और पॉलिटिकल विंग बनाया था। इस पॉलिटिकल विंग को बाद में ख़त्म करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर ज़ाहिर है आपने अपने हाथ काट के किसी और को इतना मजबूत कर दिया कि फिर आप चाहते हुए भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये ख्वाब नज़र आता है। तो आईनी बेंच ने खुफिया इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब की, और वो कहते हैं कि हमें मुतमईन करें कि हसास इदारों में सियासी सेल बंद हुआ या नहीं। और वो कहते हैं कि हसास इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी भी लें। ये हुक्म जारी किया है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आईएसआई तो डीजी आईएसआई से पूछें। ज़्यादा तो हम उसी में बात करते हैं ना कि एक तो आईएसआई के विंग के अंदर जो डीजीसी होते हैं वो लाइकली वो पॉलिटिकली जो मामलात हैं उनको डील कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जी कि इनसे बयान हल्फी लेके आए।
وہ آئی بھی ہے تو اس کے اندر بھی دیکھیں معاملات، خفیہ ادارہ ہے، وہاں پر بھی اس کو بھی پولیٹیکل ونگ نہیں بننا چاہیے. تو اس طرح کے حساس ادارے جو ہیں ان کے اندر جو سیاسی سیل ہے، سیاسی ونگ ہے، اس کو ختم کریں اور ان کے سربراہان سے جا کے آپ ایفیڈیوٹ لے کے آئیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب یہ تینوں ہی کیسز ایسے لگتے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بہت زیادہ فیورنگ کر رہے ہیں. لیکن چوتھا جو معاملہ ہے وہ ایک درخواست تھی، اور وہ درخواست تھی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی. اس پہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل سے کے پی منتقل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے کہ جی یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اڈیالہ سے نکال کے آپ کے پی کی منتقل کر دیں. تاہم اب بیک ڈراپ کے اندر لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں، معاملات کچھ طے پا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت اعلیٰ سطح کے اوپر ایک انکوائری جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تشکیل دینے جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے لسٹ بھی مانگ لی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جو ان کے قیدی ہیں ان کی لسٹیں فراہم کی جائیں. اور دوسرا معاملہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقلی کا ہے کہ ان کو 6 مہینے کے لیے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی سلسلے میں جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں، 26 نومبر کی تحقیقات کی جائیں، تو وہ معاملہ عدالت نے آج ٹیک اپ کر لیا ہے. تو لگتا یہ کہ یہ رؤوف حسن صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، معاملات ابھی جاری ہیں، کسی بھی جگہ پہ دروازے بند نہیں ہوئے. تو لگتا یہ کہ جو بیک ڈراپ میں چیزیں چل رہی ہیں اسی کی انگیجمنٹ کہیں نہ کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب جس لائن و لینتھ کے اوپر چل رہے ہیں اس سے نظر یہ آتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب بہت فوکسڈ ہوتی ہیں تو آپ کی کوشش سب سے پہلے ہوتی ہے کہ یہ جو پبلک سینٹیمنٹس اس وقت ان سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے، ذرا اس کو ہلایا جلایا جائے، رائٹ لیفٹ کیا جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سارا فوکس جو ہے ہٹا کے میڈیا میں لائم لائٹ لے کے، مدارس کی بات کر کے، علماء کرام کو ایکٹیو کر کے، پاکستان پیپلز پارٹی اور ادھر سے نون لیگ کے درمیان ایک وہ بنا کے جنگ کے جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیم پیج پہ نہیں، مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. تو خبروں کو ذرا اس طرف لے کے جایا جائے، خبریں پیدا کی جائیں، ہلچل پیدا کی جائے، اور کنفیوز کیا جائے پبلک کو. تو یہ ڈسٹریکشنز ہیں، یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے، توجہ دلاؤ نہیں، توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے. تو اس زمن میں اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.